RPSC फिजिक्स के 2025 का पेपर सॉल्व करना है, देखते हैं कैसा आया है पेपर। बट आई डोंट नो कि मैं पूरा सॉल्व कर पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है इतना। मैं कुछ ही रिकॉर्ड करूँगी बट इसके 2-3 सेक्शंस में पूरा सॉल्व हो जाएगा विद इन 2 डेज, डोंट वरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन इनफाइनाइट स्टेट वायर लाई अलोंग एक्स एक्सिस कैरीज द करंट दिस द रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल का ये क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैंने क्लास में ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ही आपको बता दिया था। और अगर आप अपने नोट्स का 2 नोट्स, मैं हमेशा कहती हूँ अपने नोट्स का 2 नोट्स एग्जाम के पहले ज़रूर बनना चाहिए। रिवीजन इतना जोरदार करो, एक ही चीज़ को 10 बार देखोगे तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है बेटा। मैंने ये क्लास में भी आप सबको बोला है। तो वैसे तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्लास में भी, और डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो आपका टाइम सेव ही होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ई एफ एस टी जो होगा डेल ए बाई एस टी होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग अबव एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि आपका ये जो है जेड एक्सिस का जो पूरा है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हम ये देखेंगे क्या बेटा जी कि ये जो आपका डी बाई डी टी ऑफ लॉन ऑफ एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा 1/x डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। यही तो होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और हम इसी चीज़ को ही करेंगे, इसी चीज़ को ही करेंगे। मतलब हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू आपका सी टी प्लस अंडर रूट ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, तो इससे हमें डी एक्स बाई डी टी क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा सी प्लस सी स्क्वायर टी बाई अंडर रूट ऑफ सी टी का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का ए। क्लियर? चलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी ऑफ आपका सी टी का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर से जाएगा अंडर रूट प्लस सी टी, ठीक, डिवाइडेड बाई आपका इधर सी टी का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का अंडर रूट। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर करके देखो मेरे पास, हमें पता है कि आंसर क्या आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो म्यू नॉट आई नॉट सी डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स ऑफ सी टी का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो देख आपका जो ऑप्शंस है उसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको मैच कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन कैनोनिकल एंसेंबल द एवरेज एनर्जी ई ऑफ अ सिस्टम एट टेम्परेचर टी। अरे यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। ये हम जानते हैं कि डेल्टा ई जो होता है वो आपका क्या होता है, यही होता है माइनस डेल लॉन जेड अपॉन डेल बीटा। ये तो हम लोग जानते ही हैं भाई, इसमें तो क्या है, क्या है इसका हम जानते हैं कि ई जो फॉर्मूला होता है एवरेज वाला माइनस डेल लॉन पार्टीशन फंक्शन अपॉन डेल बीटा, जहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या है 1/kBt। ठीक है, तो ऑप्शन 3 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ कैनोनिकल एंसेंबल एट अ टेम्परेचर टी इज गिवन बाय z इज इक्वल टू दिस। तो के क्या होगा, तो एवरेज एनर्जी निकालनी है कैनोनिकल एंसेंबल में। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऐसा इस क्लास में बहुत सारे। तो हम जानते हैं कि देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि z इज इक्वल टू 2 cos h e बाई के टी। ठीक है, अब एवरेज एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी ई जो होती है वो आपकी माइनस डेल लॉन जेड बाई डेल बीटा। ठीक है, बीटा हम जानते हैं 1/kBt होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लॉन जेड क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ योर अपर पार्ट 2 cos h e बाई के टी। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो मान लेते हैं कि भैया लेट x इज इक्वल टू ई बाई के टी, तो इसका हम लोग लॉन z कर देंगे और वो हो जाएगा लॉन 2 cos h x। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आपका बीटा, बीटा जो है 1/kt है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉन z और डेल लॉन बी, डेल ऑफ लॉन z बाई डेल लॉन बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा डी बाई डी बीटा, और ये हो जाएगा किसका लॉन ऑफ 2 cos ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टैन ऑफ हाइपरबोलिक एच बीटा ई। क्लियर? तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी इसका मतलब, देयरफॉर हम कहेंगे कि एवरेज एनर्जी जो है वो हमारी हो जाएगी माइनस ई टैन एच ई बाई के टी, यानी कि ऑप्शन, या हम ये भी कह सकते हैं कि एन ई टैन एच ई बाई के टी, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है द कैनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नहीं करेक्ट कौन सा, तो हमें एक एक करके सब कुछ चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंट्रोपी चारों दी हुई है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 4, जेड क्या दिया है हमारे पास, टी वी एन का है इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ई टू द पावर बीटा म्यू जेड। और मान लो कि ये आपका Z1 है, तो ये आपका T1 और V1 पावर n हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए करेक्ट है और हम करेंगे इसको ज्योमेट्रिकल सीरीज में। तो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि z ऑफ g जो है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन, ये हमारा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ई टू द पावर बीटा म्यू n Zn इज इक्वल टू समीशन आपका ई टू द पावर बीटा म्यू Zn
ठीक है। अब देखो ये हमारा पहला वाला सही है, करेक्ट है। दूसरा वाला क्या है, u ऑफ जो टी वी एन है ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन के टी स्क्वायर, तो z1 डैश अपॉन z1। तो ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके इंटरनल एनर्जी का कैनोनिकल सिस्टम में। हम बोलेंगे इसको कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कब का, फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कैनोनिकल सिस्टम। ठीक है, कैनोनिकल सिस्टम का। तो इसके वजह से हम यू क्या कर सकते हैं कि माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉन ऑफ जेड इजिकल टू एन के टी स्क्वायर 1 अपॉन जेड इंटू डेल ऑफ z1 बाई डेल टी इजिकल टू आपका एन के टी स्क्वायर z1 डैश बाई z1। क्लियर है ना, हो जाएगा। अब तीसरा वाला चेक करेंगे। तीसरा वाला क्या चेक करेंगे बताओ। तीसरा वाला है आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का। ठीक है, तो एफ ऑफ टी वी एन जो है आपका ये हो जाएगा माइनस एन के टी लॉन ऑफ z1। तो ये करेक्ट एनर्जी है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि f इजिकल टू माइनस के टी लॉन ऑफ z। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के टी लॉन ऑफ z1 टू द पावर n, यानी कि मैं ये कहूँगी कि माइनस एन के टी लॉन z1। ठीक है, या अब देखो ये वाला भी करेक्ट है। तो हम ये जानते हैं कि अब हम एंट्रोपी का देखेंगे। एंट्रोपी क्या दिया हुआ है, एस टी वी एन का आपका एन के टी स्क्वायर z1 डैश अपॉन z1 माइनस लॉन ऑफ z1। ठीक है, अब इसको एंट्रोपी का एक्सप्रेशन जानते हैं कैसे। देखो हम जानते हैं कि एंट्रोपी के लिए हमें एस इजिकल टू माइनस डेल एफ बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर चाहिए होता है, यानी कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि माइनस डेल बाई डेल टी माइनस एन के टी लॉन ऑफ z1। ठीक है, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि एन के लॉन ऑफ z1 प्लस एन के टी z1 डैश अपॉन z1। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, करेक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए था आपके पास एस इजिकल टू एन के लॉन z1 प्लस टी टाइम्स ऑफ z1 डैश बाई z1। जबकि ये नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे ऑप्शन 4 को आउट। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द क्रिटिकल टेम्परेचर TC फॉर द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज इन अ 3D आइडियल बोस गैस डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल नंबर डेंसिटी n। कितने टाइम पर डिपेंड होगा, n टू द पावर 2/3। ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है, n टू द पावर 2/3 लिख दो, n टू द पावर 2/3, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉलम 1 गिव्स दिस वन। अच्छा, फेरो इलेक्ट्रिक का आपको क्या करना है, आपको मेल करना है, मैचिंग करनी है। देखो जो मैचिंग करनी है तो फेरो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस हो जाएगी। ऑर्डर पेयर जो होते हैं फेरो इलेक्ट्रिक से स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होती है उनमें, तो 1 का डी हो जाएगा। फ्लूइड का क्या है, डेंसिटी डिफरेंस। फ्लूइड का क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड गैस ट्रांजिशन होता है ऑर्डर पैरामीटर का डिफरेंस में आता है। फिर सुपर फ्लूइड आपका जो हीलियम है वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो करता है। और सुपर कंडक्टर में क्या होते हैं, कूपर पेयर्स होते हैं, तो पेयर फंक्शन वेव फंक्शन हो जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन अ फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन फॉर अ कूलम पोटेंशियल V ऑफ R Z1 Z2 e टू द पावर आपका। फिर क्या दिया है, चार्जेस इतना इतना प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये निकालना है क्या, आपका फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से निकालना है। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से निकालना है, तो चलो इसको, और कूलम पोटेंशियल में निकालना है। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा। देखो हम लोग जनरली बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो हम क्या जानते हैं, बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन का हम जानते हैं कि भैया एफ ऑफ क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ ऑफ क्यू जो होगा वो आपका -2m बाई एच कट स्क्वायर इंटू 1/4 पाई इंटीग्रेशन ई टू द पावर आई क्यू डॉट आर। ठीक है, वी ऑफ आर डी क्यूब आर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से। अब कूलम पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, कूलम का पोटेंशियल दिया हुआ है वी ऑफ आर इजिकल टू Z1 Z2 ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका कूलम। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ 1/r क्या देगा भाई, ये दे देगा आपका ई टू द पावर आई क्यू डॉट आर अपॉन आर डी क्यूब आर इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई/क्यू²। ठीक है, अब जानते हैं कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का एक रिलेशनशिप होता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्यू ऑफ आर जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है Z1 Z2 ई स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर क्यू स्क्वायर के। और हम ये भी जानते हैं कि डी सिग्मा बाई डी ओमेगा जो है वो आपका एफ ऑफ क्यू का मॉड का स्क्वायर होता है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा आपके Z1 Z2 म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 3 सही है, इसका ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग द डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपका एस हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं भाई कि जो एस वेव्स होती हैं वो L इजिकल टू 0 पर होती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एंगुलर मोमेंटम बैरियर नहीं होता है, इसलिए लो एनर्जी डोमिनेट करती है। जबकि जो हायर पार्शियल वेव, तो जैसे P हो गया, D हो गया, F हो गया, इन सब में क्या होता है कि लो एनर्जी पर ये लोग सप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल बैरियर की वजह से। क्लियर, तो इसका मतलब S8 का 1 वाला आंसर ही सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा पॉली स्पिन मैट्रिसेस देन दिस वन इज दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा। यार इससे तो इजी क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो पॉली मैट्रिसेस के जब हम क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तभी हम कह देंगे कि इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, सो दिस वन इज राइट। ये हम जानते हैं कि भैया क्या, कि
आप जानते हो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होता है वो इक्वल टू कम्यूटेटर रिलेशनशिप में 2i सिग्मा एक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद वॉल्स एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू l। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पर है, यूजिंग द ट्रायल x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l, ट्रायल मेथड है। ठीक है, तो फंक्शन है आपका सिग्मा इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल माइनस एक्स, एस्टिमेट आपका इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग द वेरिएशनल मेथड, वेरिएशनल मेथड से ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। देखो हम जानते हैं कि ई नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 टू एल साई स्टार माइनस एच कट 2/m d2/dx स्क्वायर साई नॉट dx, और नीचे आ जाता है आपका 0 टू एल साई नॉट dx, राइट। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब जो हमारे पास वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो ये है हमारा, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में ये चीज़ आ जाएगी 5h कट स्क्वायर ml स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, और इसमें इंटरैक्टिंग बोसॉन्स हैं, आर कन्फाइंड टू मूव इन अ वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ एल, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द, अरे यार ये तो डायरेक्ट आंसर का क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का है। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि जो बोसॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेम लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि इनका n इजिकल टू 1 है तो ईच पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी, n इजिकल टू 1 है, ईच पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं 3 बोसॉन्स बोलूँ तो ई क्या हो जाएगा, ई इजिकल टू 3 इंटू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, राइट, यानी कि 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। क्लियर। अब तीनों वेव फंक्शन जो होंगे तीनों बोसॉन्स के सेम स्टेट पे होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक बनाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट बनाते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन सेम स्टेट के होंगे तो क्या लिख सकते हैं भैया, साई ऑफ x1 x2 x3, राइट। इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/l3। हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल जब क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े भी हैं और फंक्शंस निकाले भी हैं, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज़ इसमें गलती मत करना। ठीक है, हो जाएगा ना, तो इसका मतलब आप इसको ऑप्शंस को सही कर लो ना। से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सर्किट इज शोन इन द फिगर और इनपुट सिग्नल वी आई है, आउटपुट सिग्नल वी ओ है, निकालना है। अब देखो इनपुट सिग्नल साइन वेव जा रहा है, यहाँ पे रजिस्टर डायोड और यहाँ पे वी बी है, यहाँ पे वी नॉट है। अब हम क्या देखेंगे, जो डायोड है जो कि वी आर बैटरी से है सीरीज में कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगी वी आई की वो डायोड को कंडक्ट करेगी। कब कंडक्ट करेगी, जब आपका वी आई जो होगा वो ग्रेटर देन वी आर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लिपर की तरह होगा, विद क्लिपिंग आपका हो जाएगा वी आर। इनपुट सिग्नल फुल साइन है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, वी नॉट हो जाएगी। फिर आप जब पॉजिटिव हाफ के लिए बोलोगे तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि क्लिपर होगा वी आर पर, और नेगेटिव हाफ के लिए पास अनचेंज्ड पास हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहला वाला। क्लियर है, क्या आना चाहिए, पहला वाला। एक क्लिपिंग करेगा वी आर पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब आप लोग ऐसा भेजते हो ना मुझे, मतलब मेरे को जैसे उल्टा फुल्टा भेजे हो, मैं भी वैसे ही उल्टा फुल्टा ही सोल्यूशन बनाऊंगी ऊपर नीचे कर करके, फिर देखो कितना मजा आता है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर फॉर विच द इनपुट इज शोन इन दिस। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने ऑप एम्प लगाया है, तो मैं क्या कहूँगी कि भैया इनपुट जो है कभी भी एक्सीड नहीं होगी 0.5 वोल्ट प्लस माइनस से। ठीक है, और डायोड कंडक्ट नहीं करेगा +1 वोल्ट टू आप। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए आपको +1 वोल्ट टर्न ऑन करने के लिए जरूरी है। क्लियर, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम एज इनपुट हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम एज इनपुट हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 4 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये 59 देखो क्या दिया था, लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट इतना बैलेंसेज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल रेडियस 5 mm इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज दिस न्यूटन पर मीटर, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब बीच में से है तो मैं बीच में से ही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 सोप बबल का लिक्विड मैकेनिक्स का है, बहुत सारी बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। ठीक है, अब देखो एक्सेस प्रेशर जो होगा बबल के दो सर्फेसेस हैं, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इनसाइड अ बबल, इनसाइड अ बबल, क्या है, टू सरफेस है, तो आप बोल सकते हो कि भैया डेल्टा पी जो बबल का है वो क्या हो जाएगा 4T/R। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाई प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम, ये हो जाएगा आपका P इजिकल टू रो जी एच। क्लियर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि रो जी एच इजिकल टू 4T/R, तो ये डेंसिटी क्या बता रहा है कि 4T/R जी एच।
40, अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा गुणे 3.03 और नीचे आ जाएगा आपका 5 गुणे 10⁻³ इंटू 10 और ये हो जाएगा आपका 0.02 यानी कि 0.12 डिवाइडेड बाई 10⁻³ यानी कि आप बोलोगे कि 1.2 इंटू 10⁻5 kg/m³, यानी कि आपका ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अ गैस मॉलिक्यूल ईच हैविंग अ मास m इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट अ टेम्परेचर T, Vx Vy Vz कार्टेशियन कंपोनेंट्स है Vk। अच्छा, द मीन वैल्यू ऑफ इसका मीन वैल्यू निकालना है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भैया कैसे निकालेंगे, चलो से होगा कि हम जानते हैं कि भैया ये, चलो क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है क्या कि इन 3D गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस, एक्चुअली आइडियल गैस, क्या हो जाएगा आपका Vx स्क्वायर का एवरेज, Vy स्क्वायर का एवरेज, Vz स्क्वायर का एवरेज, ये हो जाता है आपका KT/m और जो क्रॉस वाले टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो होता है वो एडिटिव होता है। ठीक है, एडिटिव फॉर अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स, अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो a v ऑफ x प्लस b v ऑफ y प्लस c v ऑफ z स्क्वायर का हम लोग ऐसे एवरेज लेंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर vx स्क्वायर का एवरेज प्लस b स्क्वायर vy स्क्वायर का एवरेज प्लस c स्क्वायर vz स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि v रिक्वायर्ड एक्चुअली vx माइनस अल्फा vy प्लस बीटा vz। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो, एवरेज कर दो। क्लियर, तो एक्सपैंड करो, एक्सपैंडिंग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका KT/m। क्लियर, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही है, 60 का ऑप्शन 2 सही है। नंबर 61 क्या, अ लिक्विड इज इन सिलेंड्रिकल कंटेनर व्हिच इज बीइंग रोटेटेड अबाउट द एक्सिस, द लिक्विड राइजेस अलोंग द वॉल इफ r इज द रेडियस ऑफ द कंटेनर एंड स्पीड ऑफ द रोटेशन पर सेकंड इज n। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेंटर एंड द इनसाइड। ठीक है, तो हम लोग लिक्विड कॉलम वाले से निकालेंगे। देखो, जब कंटेनर रोटेट करेगा तो फ्री सरफेस जो लिक्विड होगा वो एक पैराबोलिक हो जाएगा, फॉर्म्स ऑफ पैराबोलॉइड। ठीक है, और ड्यू टू किसके वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। ठीक है, तो मैं क्या इसको लिख दूं आपके लिए, चलो लिख देते हैं, बाद में अगर कभी क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करने पड़े तो लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब आपका व्हेन अ कंटेनर rotates the free surface of the liquid forms a paraboloid। ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ड्यू टू आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। क्लियर, तो इक्वेशन जो होगा बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसके साथ, आपके प्रेशर ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भैया जो बैलेंसिंग आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ किसके साथ, आपके प्रेशर ग्रेडियंट के साथ, प्रेशर ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। अब मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि भैया ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। एन क्या है आपका, रेवोल्यूशन पर सेकंड है, एच क्या है, हाइट डिफरेंस है किसके, सेंटर और एच के बीच में। तो एच में हम क्या लिखेंगे भैया कि एच लिखेंगे, ये होता है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि 2πn का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ 4π स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो हम इसको काट दो भैया 2 टाइम्स, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 2 सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 2 स्टील वायर्स इक्वल लेंथ एंड रेडियाई रेशियो इज 2:, आपका रेशियो क्या दिया है, 2:1 दिया है, आर दिस सब्जेक्टेड टू अ सेम लोड। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन, एक सेकेंड, 2:3 दिया हुआ है। अब अरे कभी तो यार तुम लोग सही से देखो भेज दो, ये कुछ नहीं, यंग मॉडुलर से निकलतेगा यार, कुछ नहीं है। ठीक है, यंग मॉडुलर से निकाल लो, इसका क्या है कि डेल्टा एल जो एक्सटेंशन का होगा वो हो जाएगा एफ एल बाई आपका ए वाई। ठीक है, क्योंकि स्टील है तो ये चीज़ें सेम हो जाएंगी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो और एक्सटेंशन ये डेल्टा एल है, एफ आपका फोर्स है, तो क्या मैं ये नहीं देख सकती कि भैया डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/n के, यानी कि आप बोल सकते हो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है ना, 2:3 दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि डेल्टा एल 1/Δl2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप 2:3 है, 2:3 है पक्का ना, 2:3 है, तो 2:3 यानी कि आप बोलोगे कि 2:3 यानी कि आपका 3/2 हो जाएगा ना, उसका होल स्क्वायर, यानी कि 9/4, 9:4। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्या है 57 में, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r
और डेंसिटी रो फॉल्स अंडर द ग्रेविटी टू द डिस्टेंस h इन एयर बिफोर द एंटरिंग द टैंक, ठीक है, ऑफ वाटर. इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनसाइड द वाटर इज सेम एज इट वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस, देन वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगी? कुछ नहीं हो जाएगी. देखो थोड़ा मोटा कर दूँ इसको. अब नाउ सी, हम ये जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी किसी मीडियम में वीटी जो होती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 है. वीटी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आपके आर स्क्वायर रो के. जब ये प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर रो के, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होगी इन एयर, तो हम क्या लेंगे, वी जो होगा वो आपका √2gh हो जाएगा. ठीक है, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि एच जो है प्रोपोर्शनलिटी है वी स्क्वायर के, यानी और वी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर के, यानी कि एच जो हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा आर पावर 4 के. आर पावर 4 के यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा. मतलब आर टू द पावर 4 जो है उसके हो जाएगा. एच जो है आपके आर टू द पावर 4 के हैं. क्लियर. नेक्स्ट, अब देखो 54 क्या कह रहा है, 3 पार्टिकल्स इज ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. ठीक है, the forces acting on the particles and their mutual gravitation force each other the separation A. Find the initial speed given to each particle. initial speed each particle को कितनी देनी पड़ेगी? सर्कुलर मोशन में हो रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2gm/a ना, ये वाला हो जाएगा. और क्या. नेक्स्ट 55 let VR and AR represent the gravitation potential and the gravitation field of the further distance r from the center of the uniform spherical shell m and radius r. Consider the following statements. Statement क्या है, the graph between gravitation potential VR and the r are discontinuous at r. ठीक है, और द ग्रेविटी ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशन एंड डिस्कंटिन्यूअस एट आर इक्वल टू आर. ए बी रॉन्ग है आपका, इसमें बी करेक्ट है और ए रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि देखो जो ग्रेविटेशन जो स्फेरिकल शेल होगा वी आर कंटिन्यूस होती है और ई आर जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है एट आर इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पुलिस कार इज विद सायरन फ्रीक्वेंसी. अच्छा, वो ड्रॉपलर वाले के लिए. चलो, इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द एयर 343 मीटर पर सेकंड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर. ये तो और भी है, अगर मैंने मान लो म्यू डैश मान लिया तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू वी प्लस 0 डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस. राइट, पुट कर दो वैल्यूज. इजिकल टू ये जगह 700 इंटू 343 डिवाइडेड बाई आपका इधर का 343. ठीक है, तो ये वाला आपका ड्रॉपलर्स इफेक्ट से हो गया, पुट कर दिया वैल्यूज और 755 आ गया. 53 क्वेश्चन नंबर.